बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का अपना अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी, बिल ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन बताई थी, कब ड्रॉ होता है, कब एक्सेप्ट होता है, ऑनर का मतलब क्या है और डिसऑनर का मतलब क्या है। इसके अलावा क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज की जो है वो बेस आपसे डिस्कस की थी, जिसमें ओवरऑल पूरे चैप्टर की समरी बताई थी कि चैप्टर के अंदर किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आएंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। मेरे पास पेज नंबर 176 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करने लगा हूँ। आपको ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जर्नल एंट्रीज जो है वो हम ज़रूर पास करेंगे, लेकिन जर्नल के फॉर्मेट में नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जर्नल का फॉर्मेट जब हम ड्रॉ करेंगे तो बोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा पार्टीज़ की हमें एंट्रीज पास करनी होती हैं यहाँ पे। तो मैं जो है वो यहाँ पे रफ़ एंट्रीज पास करूँगा। आपका काम ये है कि जब आप अपने एंड पर क्वेश्चन करेंगे तो आप उनको जो है वो जर्नल में पोस्ट करेंगे, यानी कि जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिएगा ज़रा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन 4 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बैंक। ए और बैंक की बुक में जो है वो एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो आपको यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ए ने जो है वो गुड सेल की हैं बी को 4500 की। तो बी जो है वो दूसरी पार्टी है, यानी कि ड्रॉई है। जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉयर होता है, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में उसने ड्रॉई की बात नहीं की, 2 पार्टीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट में दे रहा है। वैसे देखा जाए तो 3 पार्टीज़ हैं, ए बी और बैंक। तो ए और बैंक की बुक में उसने कहा है कि एंट्रीज पास करो, बी की बुक में उसने नहीं कहा। लेकिन स्टूडेंट्स, चूँकि अभी स्टार्टिंग है, आप लोगों का जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेट बात है, ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा वीक होगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जो है ना वो ड्रॉई की बुक में भी एंट्रीज पास करूँगा, ताकि आपको पता लगे कि जब यहाँ पर ए सेल कर रहा होगा, बी परचेज करते हुए क्या एंट्री पास करेगा, ए जब बिल ड्रॉ करेगा तो बी बिल एक्सेप्ट करने की क्या एंट्री पास करेगा, ताकि आपका जो है वो आइडिया और ज़्यादा क्लियर हो। तो अब यहाँ पर जो है ना वो बी की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ठीक है। और आपको अगर पेपर में कहता है कि जी 2 पार्टीज़ की बुक में एंट्रीज पास करें, तो आपने 2 ही की बुक में एंट्रीज पास करनी है। अगर थर्ड पार्टी जिसका नाम रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ, अगर आपने उसकी एंट्री पास की तो आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे। वो एक आपकी तरफ से इजाफी काम होगा, एग्जामिनर उसके मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट में जो पूछा जाता है सिर्फ वही बताना होता है, ठीक है जी। तो आए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर मैं तीनों पार्टीज़ को जो है वो शो कर देता हूँ, ए बी एंड थर्ड वन इज़ बैंक। इन दोनों की बुक में हमने बेसिकली एंट्रीज पास करनी थी, लेकिन मैं तीसरी जो बी है उसकी बुक में भी एंट्रीज यहाँ पर पास करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरे प्रोसेस का पता लगे। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4500 ऑन क्रेडिट ऑन 1 जनवरी 2015। ए बी को गुड्स सेल कर रहा है 4500 की उधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेट लाजमी लिखेंगे, क्योंकि डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में एग्जामिनर डेट चेक करता है कि किस दिन जो है वो बिल ड्रॉ करने की डेट लिखी गई है और बिल को पेमेंट की या डिसऑनर की जो है वो डेट क्या लिखी गई है। तो डेट का ख़ास ख्याल रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ए जो है ना वो गुड्स सेल कर रहा है 4500 की बी को क्रेडिट पर। बेसिक में आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है और परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। तो परचेजेस को आप डेबिट करोगे 4500 से, ठीक है। सेल इनकम है इसलिए क्रेडिट होती है, परचेज हमारा खर्चा हो रहा होता है, एक्सपेंस वाले रूल जो हम लगाते हैं इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। उधार पर बेची है तो इसका मतलब है ए ने जो है ना वो बी से पैसे लेने हैं, तो बी को ये अपनी बुक में डेटर बना लेगा और बी ने ए को पेमेंट करनी है, क्योंकि चीज़ें जो ली हैं ये इसने उधार पर ली हैं, क्रेडिट पर ली हैं। तो दैट्स वाई बी ने जो है वो पेमेंट करनी है किसकी, ए की। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो फर्दर बता भी देता हूँ। बी की जो है ना वो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि बी ने ए के पैसे देने हैं। अब नरेशन का आपको अंदाज़ा है, यहाँ पर जो है वो आप नरेशन पास करोगे, गुड्स सेल किए हैं बी को और दूसरी बुक में गुड्स परचेज किए हैं ए से। तो नरेशन जो है वो आपने लिखनी है। इधर मैं लिख रहा हूँ जी, सोल्ड गुड्स टू बी
और इधर है परचेज गुड्स फ्रॉम ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹4500 ऑन द सेम डेट एट 3 मंथ्स। 3 महीनों के लिए ए ने बी पर बिल ड्रॉ किया। इसका मतलब है 3 महीनों के बाद जो है वो बी पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर ए जब बिल ड्रॉ करेगा, डेट आप मेंशन करोगे, सेम डेट की बात कर रहे हैं। जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है उसकी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल ने डेबिट होना, और जो पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है उसकी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट करते हैं। तो बिल पेएबल ने, यानी बिल पेएबल लाइबिलिटी है और बिल रिसीवेबल एसेट है। रिसीवेबल जो है वो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पार्टी ने पैसे रिसीव करने हैं, इसके लिए ये एसेट है, और इस पार्टी ने बिल पेएबल पे करनी है, इसलिए ये इसकी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, और एसेट जब बढ़ता है हमेशा डेबिट करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर यहाँ पर जब बिल ड्रॉ होगा तो यहाँ पर 4500 सेम अमाउंट से बिल ड्रॉ करेंगे, और ये पार्टी भी सेम अमाउंट के साथ बिल को एक्सेप्ट करेगी। अब इसने अगर बी से पैसे लेने हैं बिल के थ्रू ना, तो ये जो फर्स्ट एंट्री में इसने बी को अपना सिंपल अकाउंट रिसीवेबल बनाया हुआ था, इसको ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि एग्रीमेंट होने के बाद अब पैसे लेने का जो सोर्स है वो बिल है, ठीक है। तो इसलिए इसको ये ख़त्म कर देगा। और यहाँ पर इसने ए को जो लाइबिलिटी बनाया हुआ था कि ए को 4500 देना है, जब इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि बिल के 4500 देने हैं, तो ए वाली जो लाइबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर भी ये भी लाइबिलिटी होगी और ये भी लाइबिलिटी होगी। तो 2 लाइबिलिटीज़ नहीं हो सकती कि उसने ए के पैसे वैसे भी देने हैं और बिल के थ्रू भी उसने 4500 देना है। तो 45 और 4500 ऐसे तो 9000 रुपये बन जाएगा, जबकि चीज़ें जो उसने 4500 की ली हैं। तो इसका मतलब है हमें एक लाइबिलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी और उसकी जगह पर अल्टरनेट पर बिल वाली लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्रीमेंट हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का तो दोनों पार्टीज़ के पास जो है वो ऑप्शन जो है वो पेमेंट लेने का और देने का बिल हो जाता है, ठीक है। सिंपल वे से फिर वो पेमेंट रिसीव या पे नहीं करते। अब देखा जाए तो बिल इस एंट्री में एक्सेप्ट हुआ होता है, और एक्सेप्ट होने के बाद, साइन होने के बाद ये वापस बिल जो है वो ए के पास आ जाता है। अब ए ने क्या करना है, इसके लिए क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा हुआ जी ऑन 2 जनवरी, उससे अगले दिन क्या हुआ, ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन on the due date, B met his acceptance and bank received ₹20 as collection charges। अब 2 जनवरी को A अपना बिल भेज रहा है बैंक के पास फॉर कलेक्शन। ये बात याद रखेंगे कि अगर हम बात करें ना बैंक की, तो बैंक एक लिहाज से हमारा एजेंट होता है। बैंक से हम अपने बिजनेस के प्रोफेशनल जो भी बिजनेस से रिलेटेड काम है हम बैंक को कह सकते हैं, जो बैंक के दायरा कार में आते हैं, ठीक है। और बैंक उसके अगेंस्ट जो है वो हमसे अपने सर्विस चार्जेस ले लेता है। तो कोई ऐसा काम जो हम बैंक के थ्रू करवा सकते हैं हम बैंक को कहेंगे, और बैंक जो है वो काम करेगा और बाद में वो अपने सर्विस चार्जेस ले लेगा। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रही है ना, कलेक्शन का वर्ड आ रहा है, तो ए ने अपना बिल भेजा है कलेक्शन के लिए बी बैंक के पास, ठीक है। स्टेटमेंट आप लोग पढ़ रहे हो, तो स्टेटमेंट में कलेक्शन के तौर पर, कलेक्शन के लिए जो है वो ए अपना बिल भेज रहा है बैंक को। तो इसका मतलब है बी को जो है वो बैंक को कंसिडर किया गया कि ये एक एजेंट के तौर पर काम करेगा। कलेक्शन का मतलब क्या है कि ए से बिल आ गया बैंक के पास, बैंक का काम क्या होगा, बैंक ड्यू डेट वाले दिन अपना बंदा भेजेगा बी के पास और बी को कहेगा कि जी ये बिल जो है वो ड्रॉ हुआ है, इस बिल के पैसे आप दे दें, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का रूल ये होता है कि जो पार्टी भी बी को बिल दिखाएगी वही बी जो है उस पार्टी को पेमेंट करेगा। तो ए ने अपना बिल भेजा है बैंक के पास कलेक्शन के लिए, यानी बैंक जो है वो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ए के पास इतना टाइम नहीं होगा या वो इतना बिजी है कि वो खुद बी से जाके पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता। तो ए जो है वो बैंक के ज़िम्मे लगा देता है, बैंक की ड्यूटी लगा देता है कि आपको मैं बिल दे रहा हूँ, आपने ड्यू डेट वाले दिन बी से बिल को कलेक्ट करना है, बी जो पैसे देगा वो आपने मेरे अकाउंट में डालने हैं, और उसके बदले में जो सर्विस चार्जेस आपके हैं ना वो मैं पे कर दूंगा आपको, जिसको इस क्वेश्चन में कलेक्शन चार्जेस कहा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए जो है वो बिल बैंक को भेज रहा है, बैंक बी के पास जाएगा ड्यू डेट वाले दिन, और बी ने क्या करना है, बैंक को पेमेंट कर देनी है। अभी हम फिलहाल यहाँ पर हैं थोड़ी सी पिछली स्टेज पे कि जब ए अपना बिल भेजेगा किसके पास, बैंक के पास। इसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन में कहाँ पे आ रही है, ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो ए के पास जो बिल था, ए के लिए ये बिल एसेट था, यहाँ पर इसने इसको डेबिट किया हुआ था। बिल जब ए के पास से जाएगा तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे,
क्योंकि एसेट में इसके डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। 4500 से इसके पास से बिल चला गया, ठीक है। अब इसने जो है ये पैसे किससे लेने हैं, बैंक से, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिकली बैंक को हम अपना रिसीवेबल बना लेंगे, क्योंकि अब हमने बिल अगर बैंक को दे दिया है तो पैसे भी अब हमने बैंक से ही लेने हैं, यानी कि ए अगर अपना बिल बैंक को दे रहा है तो बैंक से ही फिर ए पैसे लेगा, इसीलिए यहाँ पर ये बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट के नाम से हम डेबिट कर देंगे कि बैंक से कलेक्शन करनी है। बिल जब थर्ड पार्टी के पास जाता है, यानी बी सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी के पास जाता है, तो यहाँ पर अगर देखें तो बी की बुक में एंट्री पास नहीं होगी, यानी ड्रॉय की बुक में एंट्री पास नहीं करते। और बिल जब इसके पास आएगा तो ये भी एंट्री पास कोई नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ए एक बिजनेसमैन है, इसके अलावा हम कह सकते हैं और कई बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो कि अपने बिल जो है वो कलेक्ट करवाने के लिए बैंक के पास भेजते होंगे, ठीक है। तो बैंक ने जो है वो अगर देखा जाए तो हर बिल को रिसीव करके अपनी मिल्कियत में नहीं लेना होता, बल्कि उस बिल को आगे जो है वो ड्रॉई से कैश करवाना होता। तो ऐसी सूरत में फिर क्या होता है, बैंक जो है वो बिल रिसीव करके कोई ना कोई आप यूँ कह लें कोई एविडेंस के तौर पर कोई स्लिप दे देता होगा कि जी हम आपका बिल हमारे पास आ गया, हम आपको कलेक्ट करके आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे। अदरवाइज़ जो है वो बैंक की बुक में अगर बात करें तो ये जो बिल रिसीवेबल ए की तरफ से गया है, बैंक की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री की अगर हम लोग बात करें, ये बिल अब ए से बैंक के पास आ चुका हुआ, ठीक है। बी की बुक में नहीं होगी एंट्री, क्यों, बिल जो है वो कहीं और भेजा जा रहा है। ए जहां मर्जी बिल भेजे टाइम से पहले, बी को उससे कोई सरोकार नहीं है। बी का काम है ड्यू डेट वाले दिन बिल की पेमेंट करना। अब लिखा क्या हुआ, ए सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये हमने पढ़ लिया। ऑन द ड्यू डेट बी मेट हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव 20 एज कलेक्शन चार्जेस। ड्यू डेट वाले दिन बी मेट हिज एक्सेप्टेंस। पहले ड्यू डेट की हम बात कर लेते हैं। बिल ड्रॉ कब हुआ जी, 1 जनवरी को, और बिल का टाइम था 3 मंथ्स का। तो 3 महीने अगर आप देखो तो कब जाकर बनते हैं, 1 फरवरी, 1 मंथ, 1 मार्च एंड 1 अप्रैल, 3 महीने हो जाएंगे। 3 दिन उसमें आप ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल जो है बेसिकली आपकी ड्यू डेट बनती है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम कि 3 डेज जो है ना वो एडिशनल दिए जाते हैं, जिनको हम ग्रेस डेज कहते हैं। तो यहाँ पर 4 अप्रैल के हवाले से क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑन द ड्यू डेट मीन 4 अप्रैल बी मेट हिज एक्सेप्टेंस, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस को पूरा किया, यानी कि बी ने जो बिल एक्सेप्ट किया था कि मैं बिल की पेमेंट करूंगा 4500 वाले बिल की 3 मंथ्स के बाद, बी अब उसको पूरा करने लगा। पूरा करने का मतलब है कि बी जो है वो पेमेंट कर देगा। बी जब पेमेंट करेगा, इधर कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। तो बी का जो कैश है ना वो डिक्रीज होगा, बी के पास एक कैश आउट हो रहा। अच्छा, ये कैश दिया किसको है, बी ने। बेसिकली बिल जो है वो इस वक्त बैंक के पास है, तो बैंक ने जो है वो बिल दिखाया होगा बी को, और बी जो है पेमेंट करेगा बैंक को। तो बैंक के पास जब पैसे आएंगे जो बी से रिसीव हो रहे हैं, बैंक कैश को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो कैश है ये बैंक का अपना नहीं है, बल्कि ये कैश किसका है, ए का। लिहाजा यहाँ पर ये साथ ही एज अकाउंट, ए को जो है वो अपनी बुक में लाइबिलिटी बना लेगा कि ये जो कैश आया है ये कैश हमने ए को पे करना। और जब हम बात करते हैं ए की बुक की, तो ए जो है वो क्या करेगा, ए यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज करेगा, यानी कि अगर बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा तो लाजमी बात है क्या होना है, बैंक अकाउंट इंक्रीज होना है। और बैंक फॉर कलेक्शन, ये जो ऊपर वाली एंट्री में अकाउंट बनाया हुआ था बैंक फॉर कलेक्शन का, इस अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। वो क्यों, क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो बेसिकली रिसीवेबल की नेचर का था कि बैंक से पैसे लेने थे, क्योंकि ए ने अपना बिल बैंक को भेज दिया था। अब बैंक ने बी से पैसे लिए हैं, ठीक है, और वो ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। ए ने जो है बैंक को रिसीवेबल बनाना है या अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज़ करना है, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को, यानी जब पैसे मिल जाते हैं तो हम लाजमी बात है बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर ये बात आप देख लें कि बी जब पैसे दे देगा, यानी कि कैश दे देगा, तो इसका मतलब है इसने जो ऊपर वाली एंट्री में अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ की हुई थी कि मैंने बिल के पैसे देने हैं, इसका मतलब है बिल दे दिया। तो जब हम बिल पे कर देते हैं, ठीक है, तो लाजमी बात है हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। और लाइबिलिटी जब भी कम होती है हमेशा उसको
डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये कैश पे करेगा और साथ ही बिल पेबल को डेबिट कर देगा। उसके बाद लास्ट में देख लें, लिखा हुआ जी बैंक रिसीव्ड ₹20 एज कलेक्शन चार्जेस। बैंक जो है वो रिसीव करेगा 20 रुपये कलेक्शन चार्जेस के। किससे रिसीव करेगा? बेसिकली ए ने अपना बिल दिया था बैंक को बी से पैसे लेने के लिए, तो बैंक ने जब बी से पैसे दिलवा दिए हैं ए को, तो बैंक लाजमी बात है अपने सर्विस चार्जेस लेगा। ठीक है, ये वाला काम करने पर इन्हीं चार्जेस को हम इधर इस चैप्टर के अंदर कलेक्शन चार्जेस कहेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन चार्जेस जो है वो बैंक ने लेने हैं किससे? ए से। ठीक है, अब जब ए की बुक की बात करेंगे तो लाजमी बात है फिर ए को ये चार्जेस पे करने हैं जो कि 20 रुपये हैं। तो जिस दिन ये बिल ऑनर हुआ है यानी कि 4 अप्रैल को तीनों की बुक में, उसी दिन जो है वो जो कलेक्शन चार्जेस की जो एंट्री होगी, तो ए जो है जब 20 रुपये पे करेगा बैंक को उसकी सर्विस की वजह से, सर्विसेज देने की वजह से, तो यहाँ पर ए जो है ना, ए के लिए कलेक्शन चार्जेस का पे करना एक्सपेंस है। तो ये कलेक्शन चार्जेस अकाउंट के नाम से एक अकाउंट बनाएगा और 20 रुपये से उसको डेबिट करेगा। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। और साथ ही जो है ये बैंक को क्रेडिट करेगा। बैंक को ये 20 रुपीज़ से अपनी लाइबिलिटी बनाएगा। ठीक है, आप लाइबिलिटी कह दें या आप यहाँ पर ये कह लें कि एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि डेफिनेट बात है कलेक्शन चार्जेस के पैसे देने ही देने हैं। और जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक ने क्या करना है, बैंक ने ए को अपनी बुक में रिसीवेबल बनाना है कि मैंने ए से पैसे लेने हैं। ठीक है, अपने कलेक्शन के, अपनी सर्विसेज के पैसे लेने हैं। और बेसिकली इसके लिए अगर देखा जाए तो वो जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो इसकी क्या है, इनकम है। तो यहाँ पर ये कलेक्शन चार्जेस को क्रेडिट करेगा इनकम की वजह से। ठीक है, इनकम में इंक्रीज हुई है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन था। इसमें अगर देखा जाए तो इस एंट्री के वाले से बी की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी स्टेटमेंट के वाले से, क्योंकि बी का कोई लिंक नहीं है कलेक्शन चार्जेस के साथ। ठीक है जी। और यहाँ पर जब हम नरेशंस की बात करते हैं तो नरेशन आप देख लें, बड़ा सिंपल सा काम है। इस एंट्री में बिल ड्रॉ हुआ था तो आपने लिख दिया बिल ड्रॉन, और इधर जो है वो बिल एक्सेप्ट हुआ था, इधर आप लिख दें बिल एक्सेप्टेड। इधर क्या, बिल भेजा गया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है जी। और यहाँ पर बी ने जब पेमेंट की तो बी ने इस बिल को बेसिकली क्या किया, ऑनर किया। और यहाँ पर ये क्या लिखेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। ठीक है, और ये क्या लिखेगा, ए अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। इसके अलावा भी जो भी आपको नरेशन समझ में आती है वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या करेगा, ये कलेक्शन चार्जेस पेड के नाम से नरेशन बना लेगा। और ये इसकी बुक में क्या नरेशन होगी, कलेक्शन चार्जेस रिसीव्ड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आज का था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से तो डिटेल के साथ बता दी हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई मसला नज़र आता है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।